दोस्तों, मैं हूं इस समय गाजीपुर के खाकी बाबा सिद्धार्थ कॉन्वेंट स्कूल में और मेरे साथ यहाँ के प्रिंसिपल महोदय बैठे हुए हैं। आज इन्होंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें बच्चों का एक पार्लियामेंट बिठाया गया था। और विपक्ष, कृपया आप प्रश्न रखें। प्रश्न संख्या 9। मन में उठा सवाल, खाली सड़कें देखकर मन में उठा सवाल, जो सड़कों पे ही बसते थे अब उनका क्या होगा हाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का मुद्दा कोरोना के बाद बदले हालात में प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया। कोरोना के बाद बदले हालात में प्रदेश के पर्यटन बढ़ावा देने के लिए क्या किया। खंड संख्या 2, वैश्विक और घरेलू पर्यटन की संख्या में कितनी कमी आई है। खंड संख्या 3, कोरोना महामारी से हुए नुकसान के आंकड़े सरकार सदन की मेज पर रखें। सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा, फुर्सत होगी लोगों के पास लेकिन मिल कोई नहीं पाएगा। सोचा नहीं था ऐसे दौर भी आएंगे, हर बुने ख्वाब एक एक कर बिखर जाएंगे। दिल ने कहा कि हम इस दौर से भी गुजर जाएंगे, बस विश्वास करना अपना दौर भी हम जरूर लाएंगे। धन्यवाद माननीय सत्तापक्ष महोदय, कृपया आप माननीय विपक्ष महोदय के प्रश्न का जवाब दीजिए। बड़े दौर से गुजरे हैं, यह दौर भी गुजर जाएंगे। थाम लो पाँव को, कोरोना भी थम जाएंगे। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत में ग्रामीण पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। पर्यटक उद्योग के लिए टीकाकरण एक बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कदम है। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण रोजगार सृजन और समावेशी विकास के लिए पर्यटक को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का काम हो रहा है। यह भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और पर्यटक क्षमताओं को देखते हुए केवड़िया मॉडल का देश भर में अनुकरण किया जा रहा है। कोरोना महामारी से उभर रहे प्रवेश में पर्यटक को बढ़ावा देने हेतु पर्यटक स्थानों द्वारा कोरोना अनुशासन के पालन के साथ खोला जा रहा है। वैश्विक में 75%, घरेलू पर्यटकों में 50% के लगभग कमी दर्ज की गई है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में वर्ष 2020 में लगभग 200 करोड़ का राजस्व में घाटा हुआ है। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आँख हैरान है क्या सच जमाने से उठा। धन्यवाद। कृपया अपना प्रश्न रखें। प्रश्न संख्या 9। यातायात नियमों की अनदेखी करना खुद का है नुकसान, दुर्घटना छीन लेती है परिवार की खुशियों की मुस्कान। धन्यवाद माननीय। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि विपक्ष की तरफ से रखे गए प्रश्नों का जवाब कुछ शब्दों में देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आप मुझे सुनने के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। आज मैं सड़क सुरक्षा के बारे में बात करने जा रहा हूं। अखबारों में हम रोजाना वाहनों और सड़कों से जुड़े खतरनाक और भीषण हादसों के बारे में पढ़ते हैं। यातायात नियमों का पालन न करने के कारण मरने वाले की कुल संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए किसी भी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। पैदल चलने वालों को नुकसान से बचाने के लिए यातायात कानून है, लेकिन पैदल चलने वाले को भी उन कानूनों का पालन करना चाहिए। माननीय विपक्ष, कृपया अपना प्रश्न रखें। प्रश्न संख्या 11, शिक्षा के हालात। प्रश्न संख्या 12, बेरोजगारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ शिक्षा के मामले में सरकारी स्कूल इतने पीछे हैं। क्यों सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी नहीं दी जा रही है। वहाँ के शिक्षक सैलरी लेने के बावजूद अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से जवाब जानना चाहता हूँ। विपक्ष महोदय, कृपया आप माननीय विपक्ष महोदय के प्रश्नों का जवाब दीजिए।
भारत ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बहुत जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यह समाज में सभी व्यक्तियों को समानता की भावना लाती है और देश विकास और वृद्धि को बढ़ावा देती है। भारत सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिससे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। इस नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा नीति तक में बदलाव किया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। विपक्ष कृपया अपना प्रश्न रखें। प्रश्न संख्या 12। बहुत मैंने ढूंढा नहीं दिखाई दिया अपना विकास, बहुत मैंने ढूंढा नहीं दिखाई दिया अपना विकास। देखा बेरोजगार खेल रहे हैं स्मार्टफोन पर ताश। मैं सत्ता पक्ष से बेरोजगारी से संबंधित कुछ प्रश्नों का जवाब जानना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न है कि हमारे देश की जनता पर बेरोजगारी के क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं और क्या बेरोजगारी नुकसानदायक है या नहीं। साथ ही साथ आखिर क्यों बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। दबा के दिमागों में किताबों का ज्ञान मिल गई बेरोजगारी की पहचान। धन्यवाद। सत्ता पक्ष महोदय कृपया आप माननीय विपक्ष महोदय के प्रश्नों का जवाब दीजिए। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत सरकारी नौकरी वालों से होती है बेरोजगारों से। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्ते ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होते। Respected speaker, Miss, the questions by Priyanshu Singh, which is section number 1. The problem is not that the economic is not generation enough job is in. The problem is that the vast majority of the jobs that are being created are of exponential low quality. The employment problem in India is not about the quality of job, but rather about the quality of job. Section 2. Exploiting of labor, industrial disputes, political industrial, social problem, increase in poverty, loss of human resources. Section number 3. Yes, unemployment is really harmful because the quality of life of an individual as well as of society gets eventual affection which leads to decline in health status and rising withdrawal from the school system. Section 4. If things will go on like the current, then unemployment will become a major issue. Apart from this, following this happen is an economic which has increase in poverty and an increase in crime rate, political mental health and loss of skills. At last, I would like to say, रब हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। हार कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। थैंक यू। जिनके विभाग से संबंधित प्रश्न नहीं आए हैं, कृपया करके आप भी अपने पक्षों को विभाग के कार्यों को संसद में पलट कर रखें। नाम ज्ञान है जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए भाई मान। तेरी हिम्मत उस दिन जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आज का मुद्दा है भारत में शिक्षा की स्थिति, जिसे मैं निम्न लाइनों में प्रदर्शित करती हूँ। पहला, भारत में शिक्षा की स्थिति क्या है। दूसरा, भारत में शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को क्या क्या लाभ मिलेगा। तीसरा, भारत में शिक्षा के लिए सरकार का क्या प्रयास है। चौथा, नई शिक्षा नीति क्या है। पांचवा, नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। माननीय सत्ता पक्ष महोदय, कृपया आप माननीय विपक्ष महोदय के प्रश्नों का जवाब दीजिए। शिक्षा बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ोतरी
हुई है। पहले की महिलाएं तथा छोटी छोटी बच्चियों को विद्यालय नहीं जाया दिया जाता था। अब के समय में महिला हर एक स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही है। इससे हम यह कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा स्थिति बहुत अच्छी है। भारत जैसे देश में ही अब पहले की अपेक्षा हमारी शिक्षा दर 2011 में शिक्षा दर 73% थी और उसके 10 साल बाद 2022 में 77.7% दर्ज की गई है। आज हमारे देश के वर्तमान समय में पुरुषों की शिक्षा जनसंख्या 84.7% है तथा महिलाओं की शिक्षा 70.3% है। नई शिक्षा नीति से शिक्षार्थियों को एकीकृत विकास पर केंद्रित किया गया है। पहले स्ट्रीम 10+2 को माना जाता था, पर वर्तमान समय में 5-3-3-4 को संरचना के साथ बदल दिया गया है, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री स्कूलिंग होती है। इस प्रकार बच्चों को पहले चरण में स्कूली शिक्षा का अनुभव मिलेगा। अमेरिकी में डॉलर था और वही इस समय वो 10.42 बिलियन डॉलर हो गया है। के तहत कुल 182 आवेदन की स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपतिनाथ कुमार पाल द्वारा 75 लाख प्रसंस्करण परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी का अभियान हमारी अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 2.0 का आयोजन किया गया है। माननीय महोदय, धन्यवाद। सर, बच्चों को जो संसद रखी गई थी उसका मूल उद्देश्य था कि बच्चों के दिमाग में भारतीय संसद किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से वो कार्य करती है, वो बच्चों को समझाया जाए।